प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर संबंध एवं फलन कर रहे हैं। यह दूसरी क्लास है संबंध एवं फलन की। जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इससे पहले की क्लास ज़रूर देख लें। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास की वीडियो आपको पहले मिले तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना भी चाहिए। और हम लोग इस क्लास में संख्याओं के बारे में, पिछले क्लास में संख्याओं के बारे में दो संख्याओं के बारे में, उसके बाद क्रमित युग्म देखा था, और क्रमित युग्म के बाद टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखा था। उस कार्तीय गुणन का एक एग्जाम्पल मैंने समझाया था, आप दूसरा एग्जाम्पल भी देखें। कहा गया था कि दो समुच्चयों के अवयवों से जितने क्रमित युग्म बनते हैं उन सब का हम अगर एक नया समुच्चय बना दें, जिसमें ध्यान रखना है क्रमित युग्म में कहा गया, क्रमित युग्म का मतलब है कि जो समुच्चय पहले लिखा होगा, ए अगर ए क्रॉस बी है तो उसमें समुच्चय ए के अवयव पहले होंगे और बी के अवयव बाद में होंगे। तो जैसे एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण ये है कि समुच्चय ए में जो अवयव हैं हमारे पास हैं वो 1, 3, 4, 7, और समुच्चय बी के अवयव कौन से हैं, एक्स वाई। हमें इनका कार्तीय गुणन करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब समुच्चय ए के अवयव पहले लिखने हैं और समुच्चय बी के अवयव बाद में। तो 1 का x के साथ, 1 का y के साथ, 1 का x के, 1 का y के साथ। फिर अगला अवयव 3 है तो 3 का x के साथ, 3 का y के साथ। फिर 4 है, 4 का x के साथ, 4 का y के साथ। 7 है तो 7 का x के साथ। उसमें कितने अवयव होंगे, p q अवयव होंगे, यानी दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणन से जो अवयव समुच्चय प्राप्त होगा उसमें p q अवयव। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपने यहाँ देखा है कि a में कितने अवयव हैं, 4, b में कितने हैं, 2, तो इसका मतलब इसके जो कार्तीय गुणन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 2 8, 4 दूनी 8 अवयव होंगे। यही यहाँ बताया गया है। अब कुछ याद रखने योग्य तथ्य ध्यान रखिए कि यदि ए क्रॉस बी, यहाँ देखिए पहला पॉइंट, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है तो ये तभी संभव है जब ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है कि यदि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि फाई आता है, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय अच्छी तरह आप जानते हैं कि जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो यदि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन फाई आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ए फाई होगा या बी फाई होगा, दोनों में से कोई ना कोई रिक्त समुच्चय होगा, तब जाके इन दोनों का कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय आएगा। अगला देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिए इसको, कि यदि ए रिक्त समुच्चय नहीं है, बी भी रिक्त समुच्चय नहीं है, तो निश्चित है कि उनके कार्तीय गुणन से जो समुच्चय प्राप्त होगा वो भी रिक्त नहीं होगा। अगला है चौथा पॉइंट, यदि ए या बी अपरिमित समुच्चय है, मान लीजिए हम ए और बी का कार्तीय गुणन कर रहे हैं और यदि उनमें से कोई एक समुच्चय अपरिमित समुच्चय भी आप जानते हैं कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है तो अपरिमित होती है। तो यदि ए या बी अपरिमित समुच्चय है तब उनके जो कार्तीय गुणन से प्राप्त समुच्चय होगा, यानी जो कार्तीय गुणन होगा उसमें भी वह भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, ये निश्चित है। ये तो रहा कार्तीय गुणन के बारे में। अब जो मुख्य हेडिंग है संबंध देखिए ध्यान से, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। परिभाषा बड़ी आसान है, गौर से केवल समझिए, आप निश्चित है कि हर चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं गणित में होता है, केवल पे टू अटेंशन, द डर निकालिए। गणित एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप इसमें खो जाएंगे उतना ही इसमें आनंद आएगा। मान लिया हम संबंध की परिभाषा कर रहे हैं, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब जो इन दोनों का कार्तीय प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय, यानी ऊपर हम जितने भी ए क्रॉस बी निकालते हैं उसका हम कोई भी उप समुच्चय ले लें तो वो उप समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध को प्रदर्शित करेगा और वही संबंध कहलाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आर इज सबसेट एन इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब क्या हुआ कि कार्तीय
गुणन में दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन से हम समुच्चय ऊपर बना रहे थे। कार्तीय गुणन में समुच्चय होता ही यही है, और उनमें से एक या एक से अधिक अवयव लेके अगर हम नया समुच्चय बना दें तो वो क्या होगा, संबंध होगा। इसका मतलब ध्यान रखना है कि कार्तीय गुणन में ए क्रॉस बी में जितने भी उप समुच्चय होंगे वो सब के सब क्या होंगे, संबंध होगा, रिलेशन आर होगा। यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है तो निश्चित है कि आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। या दूसरे शब्दों में देखिए कहा गया है, दोनों तरफ चलता है। ये जो तीर है इसे पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो इसका मतलब यह रिजल्ट दोनों तरफ चलेगा। मतलब यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है तो निश्चित है कि ये आर उपसमुच्चय होगा, किसका, ए क्रॉस बी का। और या ए क्रॉस बी का यदि कोई आर रिलेशन उपसमुच्चय है तो वो निश्चित है एक आर ए से बी में संबंध होगा। उदाहरण यहाँ देखते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ उदाहरण। ए समुच्चय क्या है, 1 2 3, बी क्या है, 7 और 9, 7 और 9, इनसे क्या बना दिया गया, ए क्रॉस बी। अब आप इस ए क्रॉस बी में देख रहे हैं, अब ये पीछे बनाना सीख चुके हैं, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ये आप सीख चुके हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी निकाल लिए, 1 का 7 से 1 7, ये हमारा क्या है, कार्तीय गुणन है ए और बी का। इनमें से आप एक अवयव लेके या दो अवयव ले लीजिए, 3 अवयव लीजिए, मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का कोई भी हम उपसमुच्चय लेके एक आर बना ले रहे हैं। देखिए इसमें हमने क्या लिया है, 1 7 2 7 और 1 9। आप एक अवयव लीजिए, केवल 1 7 रखिए, या 2 7 रखिए, या 1 9 रखिए। एक अवयव भी ले सकते हैं, सिर्फ 2 ले सकते हैं, 3 ले लें, या सभी ले लें। तो ये ए क्रॉस बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो चूँकि ये ए क्रॉस बी का आर जो हमने एक नया उपसमुच्चय बनाया है, ये उस ए क्रॉस बी का क्या है, उपसमुच्चय है। अतः ये निश्चित ही क्या होगा, एक संबंध होगा। यहाँ आर क्या है, एक संबंध है। क्यों संबंध है, मैंने लिखा यहाँ इस पर देखिए, यहाँ आर एक संबंध है। क्यों संबंध है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसलिए ये एक संबंध है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संबंध का, अब संबंध सीख के अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ए क्रॉस बी के जो भी उपसमुच्चय होंगे, एक बात और ध्यान रखना आपको कि किसी समुच्चय का जो अतिरिक्त समुच्चय फाई होता है वो उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी का एक संबंध फाई भी होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी देखते हैं संबंध का प्रांत। यहाँ पे हम लोग देखेंगे संबंध का प्रांत, डोमेन ऑफ रिलेशन। ये है, क्या होता है, ये बड़ा आसान है, सिंपल है, इसको समझिए। ये जब क्वेश्चंस में आ भी सकता है पेपर में कि प्रांत निकालिए, कोई संबंध दिया होगा उसका प्रांत निकालिए, क्षेत्र निकालिए और सह प्रांत निकालिए। एकदम सिंपल है, इसको गौर से समझिए, कुछ नहीं है इसमें। यदि ए एक समुच्चय क्या है, कैपिटल ए, यदि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर है, एक संबंध क्या है, आर है, जो कि ए से बी में है, तब संबंध आर में उपस्थित क्रमित युग्मों के, आप जानते हैं कि संबंध आर में क्रमित युग्म होंगे, तो क्या कहा है, संबंध आर में उपस्थित क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों के समुच्चयों को, ध्यान रखिए कि संबंध आर में हमारे पास क्रमित युग्म होंगे, उन क्रमित युग्मों के जो पहले अवयव हैं, प्रथम अवयव हैं, उनका एक समुच्चय बना दें। उसी समुच्चय को क्या कहते हैं, उस संबंध का प्रांत कहते हैं, जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मतलब प्रांत, आर का प्रांत से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि डोमेन आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए क्या है, कैपिटल ए का अवयव होगा, लेकिन कहाँ का, जो आर में ये क्रमित युग्म है उसका पहला अवयव, यानी सारे आर में उपस्थित जितने भी क्रमित युग्म हैं उनके पहले अवयवों का ये समुच्चय बना दिया। अभी इसको उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रांत समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा, उदाहरण से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी परिभाषा हम लोगों की है संबंध का क्षेत्र, रेंज ऑफ अ रिलेशन। संबंध आर में उपस्थित, देखिए वहाँ पे पहला अवयव, और यदि यही काम हम दूसरे अवयव के साथ, दूसरे अवयव जितने भी संबंध आर में दूसरे अवयव हैं उसका एक नया समुच्चय बना दें तो वो क्या कहलाता है, संबंध आर का क्षेत्र कहलाता है। देखिए संबंध आर में उपस्थित क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर का क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया, यानी प्रथम अवयवों का समुच्चय बना दें
तो वो प्रांत कहलाता है, और द्वितीय अवयवों का समुच्चय बना दे तो वो संबंध का क्षेत्र कहलाता है, रेंज कहलाता है। देखिए स्पष्ट है, बिल्कुल डोमेन की तरह परिभाषा है। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू लिखा है बी बिलोंगिंग इन बी। आप जानते हैं कि दूसरा जो अवयव होता है वो कैपिटल बी का एलिमेंट होता है, अवयव होता है। तो यहाँ पे वही सेम है। अब बात आती है तीसरी डेफिनेशन, कौन सा? संबंध का सहप्रांत, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो कोडोमेन कैसे प्राप्त करते हैं? नथिंग, कुछ नहीं है। यदि आर क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी क्या है? एक संबंध है। तब कुछ नहीं करना, जो समुच्चय बी है, यानी हम परिभाषा जो संबंध ले रहे हैं वो संबंध कहाँ से है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में है। तो जो समुच्चय बी है वही संबंध आर का क्या कहलाता है? सहप्रांत कहलाता है। समझ में आ गया? यानी कि संबंध कहाँ से परिभाषित है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में। तो जो समुच्चय बी ही क्या कहलाता है? संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। अतः साफ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जो परिभाषा हमने देखा है, तो जो रेंज ऑफ आर होगा, यानी जो क्षेत्र होगा, वो सहप्रांत का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ध्यान रहेगा, सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि जो रेंज है उसमें हम बी की है अवयव लेते हैं, और सहप्रांत क्या है? कैपिटल बी है, तो निश्चित है कि वो उपसमुच्चय होगा। इसको उदाहरण से समझिए। यदि ए हमारा समुच्चय क्या है? 1 2 3 5 है, और बी के अवयव कौन से हैं? 3 8। ओके, प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके प्रश्नावलियों में भी मिलेंगी। आप यहाँ मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे वहाँ पे। यदि आप यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस अपने आप स्वतः हो जाएंगे। क्वेश्चन पे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन स्वतः हो जाते हैं। देखिए समझिए, यदि ए क्या है? 1 2 3 5, समुच्चय ए में अवयव ये है, समुच्चय बी में क्या है? 3 8 है। संबंध ए आर बी, मतलब एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि ए इज लेस देन बी, मतलब कि जो संबंध हमको लेना है, इस बात का ध्यान, आप जानते हैं कि संबंध है क्या? ए क्रॉस बी के अवयव लेके बनाने हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि जो प्रथम अवयव हो वो द्वितीय अवयव से, यहाँ देखिए, तो प्रथम अवयव जो हो वो द्वितीय अवयव से छोटा रहे। तो जो संबंध आप प्राप्त करें, जो संबंध दिया गया है आपको यहाँ पे, उसका क्या क्या निकालना है? प्रांत, क्षेत्र और सहप्रांत ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आर क्या है। आर जरूरी है, जब तक हम आर नहीं पता होगा तब तक हम प्रांत या सहप्रांत या क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो देखिए यही बात कह रहे थे कि संबंध आर का क्या निकालना है? प्रांत, क्षेत्र और सहप्रांत ज्ञात करना है। एक रस बी का ही तो संबंध उपसमुच्चय होता है। हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? दोनों का कार्तीय गुणन निकाल लिया, एक रस बी निकाल लिया। ये अवयव स्पष्ट है, उम्मीद करते हैं आता होगा क्योंकि सिखा चुके हैं। अब आर देखिए, यहाँ पे परिभाषा क्या है? आर की जो परिभाषा है, आर में ऐसे अवयव लेने हैं जिससे जो पहला एलिमेंट हो वो दूसरे एलिमेंट से छोटा हो। इसका मतलब ये जो ए क्रॉस बी है, इनमें से हमको ऐसे अवयव निकाल लेने हैं कि पहले स्थान का अवयव छोटा हो और दूसरे स्थान का अवयव बड़ा हो। तो देखिए आर बन गया 1 3, 1 छोटा है 3 से, 1 8, 2 3, 2 8, 3 8 और 5 8। आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी आर में अवयव लिए गए हैं संबंध के अनुसार ए इज लेस देन बी का ध्यान रखते हुए लिया गया है। क्या क्लियर हो गया? हो जाना चाहिए। तो आर के ये अवयव हो गए। अब हमको क्या बताना है इस संबंध आर का? डोमेन, रेंज और कोडोमेन, मतलब प्रांत, क्षेत्र और सहप्रांत। क्या बताया था मैंने कि इस आर के पहले अवयवों का समुच्चय क्या होता है? प्रांत, मतलब डोमेन। तो आप देखिए पहले अवयव हैं कौन से? 1 1 2 2 3 और 5। तो आप देखिए पहले अवयव है कौन से? 1 है और 2 है और 3 है और 5 है। तो ये पहले अवयवों का ये समुच्चय बना दिया गया। कौन कौन से? 1 2 3 5। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? डोमेन ऑफ आर। और इसी जो आर के अवयव हैं उनमें देखिए जरा बाद के अवयव कौन से हैं? 3 8, 3 फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है। इसका मतलब 3 और 8 है। 2 बार आप जानते हैं समुच्चय में 2 बार अवयव नहीं लिखे जाते हैं, तो हम 3 और 8। देखिए अगर इन बाद वाले अवयवों का समुच्चय बना दें तो वो क्या प्राप्त हो जाता है? रेंज ऑफ आर, मतलब क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। तो क्षेत्र क्या हो गया? 3 और 8 हो गया। और मैंने परिभाषा में स्पष्ट बताया हुआ था कि जो बी के अवयव होंगे, ये जो बी के अवयव होंगे यही क्या कहलाता है? यानी ये बी ही क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। तो 3 और 8। ओके,
तो इस तरह से हम दिए गए संबंध का प्रांत भी निकाल सकते हैं, क्षेत्र भी निकाल सकते हैं और सह प्रांत भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और उदाहरण देखिए, इसी का और स्पष्ट हो जाएगा क्या निकालना, इससे थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा कि हम देखिए यहाँ पे अवयव क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए में अवयव क्या है 1 3 7 8, बी में अवयव क्या है 5 और 9, और संबंध ए आर बी इस प्रकार परिभाषित है कि अब लिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब आर में हमें ऐसे अवयव लेने हैं ए क्रॉस बी के जिसमें पहला अवयव बड़ा रहे और दूसरा अवयव छोटा रहे। आप देख सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, संबंध आर का तब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत, क्षेत्र तथा सहप्रांत। उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो आप देखिए ए के अवयव क्या है 1 3 7 8 और बी के अवयव क्या है 5 और 9। इसका मतलब जो आर होता है वो किसके अवयव होते हैं, ए क्रॉस बी का। आप इस ए क्रॉस बी को बनाएं या ना बनाएं, आप चाहे तो डायरेक्ट लिखने से ही होगा कि जब ए क्रॉस बी आप बना लेंगे तो आर के अवयव में कोई गलती नहीं होगी, कोई छूटेगा नहीं अवयव। तो देखिए ये आर ए क्रॉस बी बना लिया गया, इसी ए क्रॉस बी का ही तो आर लेना है, यानी संबंध जो लेना है वो किससे लेना है, ए क्रॉस बी से। किस बात का ध्यान रखते हुए कि ए का मान ज़्यादा रहे, मतलब पहले अवयव का मान ज़्यादा रहे, दूसरे अवयव का मान कम रहे। तो यहाँ देख लीजिए 7 5, यानी पहला अवयव बड़ा है, दूसरा अवयव छोटा है। 8 और 5 केवल यही दो अवयव हैं जिसमें कि पहले स्थान के अवयव बड़े हैं और दूसरे स्थान के अवयव छोटे हैं। तो अब इसका क्या बताना है, इस आर का प्रांत। प्रांत में मैंने भी क्या बताया है कि इन आर के अवयवों के जो पहले एलिमेंट है कौन कौन सा, जैसे 7, दूसरा कौन सा है 8, 7 और 8, देखिए यहाँ समुच्चय बन गया, क्या प्राप्त हो गया, प्रांत। क्षेत्र क्या थे, दूसरे अवयव, तो दूसरे में आप देख रहे हैं 7 5 और 8 5, इसका मतलब दूसरा अवयव सिर्फ 5 है, तो वो क्या बन गया, क्षेत्र। और सहप्रांत क्या होता था, ये बी के, बी ही खुद ही सहप्रांत कहलाता है, तो सहप्रांत क्या हो गया 5 9। ओके, तो इस उदाहरण से समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसी संबंध का प्रांत, क्षेत्र और सहप्रांत कैसे ज्ञात करें। अब बात करते हैं कि आखिर संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। स्पष्ट आप बताया गया है कि ए क्रॉस बी में जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे वो संबंधों की कुल संख्या होगी। देखिए लिखा है, यदि ए और बी दो अरिक्त ऐसे समुच्चय हों जिसमें ए में अवयवों की संख्या कितनी हो पी, बी में अवयवों की संख्या कितनी हो क्यू, तो आपको बताया गया है कि ए से बी में जो संबंधों की संख्या होगी, ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी, पी क्यू होगी। ठीक है, तब चूंकि उसी पी क्यू को अगर हम 2 की घात में लगा दें, देखिए तब समुच्चय ए से बी में प्राप्त होने वाले कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर क्या होगी, पी क्यू होगी। यानी कि यही लिखा है कि ए क्रॉस बी के सभी उपसमुच्चयों की संख्या ही कुल संबंधों की संख्या होती है। आपने छोटे क्लास में देखा होगा कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, कितने अवयव हैं, n अवयव हैं, तो उसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या होती थी वो कितनी होती थी, 2 की पावर n होती थी। कितनी होती थी, 2 की पावर n। तो वही है 2 की पावर पी क्यू, क्योंकि जो हमारे ए क्रॉस बी में अवयव थे वो कितने हैं, पी क्यू हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा देखते हैं क्या होता है, देख लीजिए। इसमें व्युत्क्रम संबंध, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा आर क्या है, एक संबंध है, तब बी से ए में परिभाषित संबंध आर का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। यानी देखिए ए से बी में परिभाषित संबंध है और अगर उसको हम बी से में उल्टा परिभाषित कर दें, मतलब कि ए क्या था पहले, मतलब ए से बी में संबंध और बी से ए में अगर परिभाषित कर दें तो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम संबंध कहलाएगा। देखिए उदाहरण उसे किसे प्रदर्शित करते हैं, आर इनवर्स से। आर की परिभाषा ये हुई ए कॉमा बी, मतलब ए किसका अवयव है, समुच्चय ए का, बी किसका अवयव है, समुच्चय बी का। और यदि तब आर इनवर्स क्या होगा, इसी का विपरीत, मतलब कि बी ए की जगह आ गया, ए बी की जगह, मतलब उल्टा कर दे, बी से ए में कर रहे हैं तो स्मॉल बी तो अवयव उसी बी का होगा और स्मॉल ए का होगा। तो इस तरह का संबंध क्या कहलाता है, व्युत्क्रम संबंध, तो आर का क्या हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया। अब उदाहरण एक देख लेते हैं। यदि आर, देखिए हमने कोई भी आर एक ले लिया, A1 B1 A2 और B2, ये हमारा क्या है, आर है।
तो निश्चित है कि इसका आर इनवर्स क्या होगा, इन स्थानों के केवल बदल दीजिए। क्या बदलना है कि A 1B 2A और 2B, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, आर का आर इनवर्स प्राप्त हो गया ये। ओके, अब इन आर इनवर्स की और आर से क्या स्पष्ट है, ध्यान रखिएगा, जो आर इनवर्स का रेंज होगा वो आर का डोमेन होगा, क्योंकि बदल जाएगा ये, और जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वो आर का क्या होता है, रेंज होता है। और साथ में अगर हम किसी संबंध के व्युत्क्रम का फिर से व्युत्क्रम निकाल दें, देखिए ये, यदि हम किसी संबंध के व्युत्क्रम का पुनः व्युत्क्रम निकाल दें तो हमें वही संबंध प्राप्त हो जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर और हम नई बातों को देखेंगे। एक सलाह और देंगे कि यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, आप जानते हैं कि ट्यूशन पढ़ने में अच्छी खासी खर्च होता है, वो केवल विश्वास करके मेरे इस क्लास को कंटिन्यू पढ़ता जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी, ये हम उम्मीद करते हैं, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो ये आप अगर ऐसे विद्यार्थी नज़र आते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं तो उन्हें सलाह दीजिए, उनको ये बताइए कि ये इस मेरी क्लास को रेगुलरली पढ़ें, तो निश्चित है पूरी गणित में बहुत आनंद आएगा, हर चीज़ें क्लियर होंगी। और आपसे भी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही हमारी फ़ीस है एक तरह से देखें तो, बाकी तो निःशुल्क है, इतना तो कर ही सकते हैं, आपका कुछ नहीं जा रहा है इसमें, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। हम प्रयास करेंगे आपकी अधिक से अधिक मदद करने की, चाहे वो परीक्षा के दौरान ड्यूरेशन में हो या कोई भी, जहाँ से भी कुछ अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर कमेंट करें, और जिससे कि हमें भी समय समय पे पता चलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाद में अगले क्लास में और देखेंगे, तब तक के लिए बाय।